हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 वाणिज्य संकाय के विषय अकाउंटेंसी, इसको बही खाता एवं लेखाकारी बोलते हैं, कि इकाई 3 इसका अध्याय का शीर्षक है लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से आप जानते हैं। इससे पहले आपने थ्योरी के सारे वीडियो देखे होंगे, थ्योरिकल भाग के वीडियो सब कंप्लीट हो चुके हैं। मैं व्यवहारिक प्रश्नों की ओर आपको ले चलना चाहता हूं। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि जितना थ्योरिकल भाग का महत्व है उतना ही प्रैक्टिकल भाग का भी महत्व है, क्योंकि अब वाणिज्य संकाय में भी प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत आपको 20 नंबर के लिए आपको 3 प्रोजेक्ट तैयार करने होते हैं, जो एक तिमाही परीक्षा के पहले होता है, एक छमाही के पहले होता है और एक मॉडल के पहले होता है। तो आज हम व्यवहारिक प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं। तो व्यवहारिक प्रश्नों में मैं आपको सबसे पहले लेखांकन समीकरण के विषय में बताऊंगा कि लेखांकन समीकरण क्या है और कैसे तैयार किया जाता है। बच्चों, समीकरण शब्द तो आपने कक्षा 10 तक पढ़ा ही होगा कि समीकरण में आप देखते हैं कि 2 पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष होता है और बायां पक्ष होता है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है, जिसको आप समीकरण के नाम से जानते हैं। तो जैसे गणित में वो गणितीय समीकरण कहलाता है। तो समीकरण जैसे मैंने कहा 2x + y बराबर 100, तो राइट हैंड साइड का मान 100 आ रहा है, तो 2x + y का मान भी यदि उसको हल करेंगे हम तो 100 ही आएगा। तो उसे कहते दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों का मान बराबर होता है, वो समीकरण के नाम से जाना है। अब यहाँ लेखांकन समीकरण है, तो बही खाते में जो मदें होती हैं, जो राशियाँ होती हैं, उनके लिए जो समीकरण तैयार किया जाता है वो लेखांकन समीकरण के नाम से जाना जाता है। गणितीय समीकरण में अपन दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बोलते हैं। यहाँ लेखांकन समीकरण में आप दायां पक्ष और बायां पक्ष ना बोल करके कुल संपत्तियाँ हमेशा कुल दायित्व के बराबर होती हैं। कुल संपत्तियाँ हमेशा कुल दायित्व के बराबर होती हैं। जैसे कि आपने बच्चों, मैंने आपको दोहरा लेखा प्रणाली में थ्योरी पढ़ाते समय आपको बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। अभी द्विपक्षीय अवधारणा ये बताती है कि कोई भी सौदा होगा, कोई भी लेन देन होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी व्यापारी व्यवहार करेगा तो हमेशा उसमें 2 खाते होंगे। तो जिसको हम एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं, या दूसरी भाषा में कहें कि उसमें एक संपत्ति होगी और एक दायित्व होगा। एक संपत्ति में लेखा करेंगे तो एक दायित्व लेंगे। हमेशा संपत्तियों का योग कुल दायित्व के बराबर होता है। तो व्यापार में कोई भी संपत्ति आती है तो कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध कोई दायित्व अपने मूल्य से हमारा खड़ा हो जाता है। तो ये लेखांकन समीकरण के नाम से, इसी लेखांकन समीकरण की यही परिभाषा है कि कुल संपत्तियां हमेशा कुल दायित्व के बराबर होती हैं। इसी को हम लेखांकन समीकरण के नाम से जानते हैं, जिसको आप गणित में गणितीय समीकरण बोलते थे। तो वहाँ अचर अचर राशियाँ होती थी, यहाँ राशियाँ दी रहेंगी। तो जो आपकी एक राशियाँ होंगी उनको संपत्ति बोलेंगे, दूसरी राशियों को दायित्व बोलेंगे। वो लेखांकन समीकरण के नाम से हमें जाना जाता है। इसी को आधार मान करके हम पुस्तकों में लेखा करते हैं। कोई भी सौदा होगा हमेशा उसमें एक संपत्ति और एक दायित्व दिखाई देगा। फिर अब बच्चों यहाँ थोड़ी सी बात और अलग हो जाती है। ये तो साधारण भाषा में हो गई कि कुल संपत्तियाँ बराबर कुल दायित्व होते हैं, या इसका दूसरे सूत्र कह सकते हैं कुल संपत्तियाँ बराबर दायित्वों को फिर 2 भागों में बांट देते हैं, एक लेनदार और दूसरी पूंजी हो जाती है। अब संपत्तियों की क्या परिभाषा है, ये आपको मैंने लेखांकन की शब्दावली के समय आपको बताया था
कि व्यापार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो बेचने के लिए नहीं होती बल्कि व्यापार संचालन में मदद करती हैं। ऐसी सारी चीज़ों को हम संपत्तियों के नाम से जानते हैं। जैसे व्यापार करने के लिए भवन है, मशीन है, मोटर गाड़ी है, फर्नीचर है, पंखा है, कूलर है आदि इत्यादि व्यापार के स्वरूप के आधार पर बहुत सारी संपत्तियाँ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अभी मैंने इन सब के अलग अलग नाम बोले। यदि मैं इनको एक सामूहिक रूप से बोलूं, सामूहिक रूप से नाम पुकारूं तो क्या बोलूँगा? सामूहिक रूप से कहूँगा तो बच्चों व्यापार संचालन के लिए, व्यापार चलाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके व्यापार चलाने में मदद, वो सब संपत्तियाँ कहते हैं। तो इनके सबके व्यक्तिगत नाम होते हैं। कंप्यूटर भी एक संपत्ति है, पंखा भी एक संपत्ति है। बट जब हम लेखांकन का काम करते हैं तो इनका इंडिविजुअल नाम से ही इनको लिखा जाता है। सामूहिक रूप से इनको सब संपत्तियाँ बोलते हैं। ये संपत्तियाँ कहलाती है। अब सबको कुल संपत्तियाँ बोलेंगे। जैसे हमारे विद्यालय की अपन बात करें तो विद्यालय में भवन है, जनरेटर है, कंप्यूटर है, मशीन है, कूलर है, पंखा है, फर्नीचर है, ये सब इनके इंडिविजुअल नाम है। और इन सबको अकाउंट की भाषा में सामूहिक रूप से मैं बोलूँ तो संपत्तियाँ बोला जाएगा। इन सारी संपत्तियों का जो योग है कुल दायित्व। अब दायित्व से मतलब ये होता है कि जो व्यापार को जो पैसा किसी के प्रति देना बनता है, साधारणतः उसको दायित्व बोलते हैं। तो यहाँ लेनदार आ गया। लेनदारों की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। वे व्यक्ति जिनसे कोई चीज़ हम उधार खरीदते हैं वो सब लेनदार कहलाते हैं। और व्यापारी जो व्यापार में पैसा लगाता है उसको पूंजी बोलते हैं। पूंजी व्यापार का दायित्व होता है। यहाँ लेखांकन का सिद्धांत ये कहता है कि ये माना जाता है कि व्यापारी व्यापार का भले मालिक है, लेकिन जो वो पैसा लगा रहा है वो पूंजी के रूप में लगा रहा है। जो पैसा उसने दिया है वो पूंजी है और वो एक तरह से व्यापार को उधार दे रहा है, ये माना जाता है, मान के चला जाता है। तो पूंजी व्यापार का दायित्व होती है। तो ये बच्चों लेखांकन समीकरण की भूमिका हो गई। इसी को हम लेखांकन समीकरण बोलते हैं। लेखांकन समीकरण हमेशा आपको ये बताएगा कि कुल संपत्तियाँ हमेशा कुल दायित्व के आधार बराबर होती हैं, क्योंकि लेखांकन का जो काम है द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित। इसी को लेकर के हम चलेंगे कि जब भी कोई भी सौदा होगा तो सबसे पहले हम उसमें ढूंढेंगे कि इसमें एक कौन सी संपत्ति है और एक कौन सा दायित्व है। फिर उनके इंडिविजुअल नाम देखेंगे और ये हमेशा बराबर रहेंगे। इसी को हम लेखांकन समीकरण के नाम से जानते हैं। गणित में आप इसको गणितीय समीकरण बोलते हैं। अब मैंने आपको एक प्रश्न आपका जो है, पहला प्रश्न जो है आपका, देखिए पहला प्रश्न क्या है, यहाँ दिखा है। ये पहला प्रश्न आपकी किताब का ही है। व्यापार की कुल संपत्तियाँ कितनी दी हैं? 3.5 लाख। अब आप एक झटके में बता सकते हैं कि व्यापार की कुल संपत्तियाँ 3.5 लाख है तो 100% कुल दायित्व भी 3.5 होंगे, क्योंकि ये लेखांकन का सिद्धांत है। लेखांकन समीकरण ये बताता है कि कुल संपत्तियाँ हमेशा कुल दायित्व के बराबर होती हैं। जब कुल संपत्तियाँ 3.5 है तो कुल दायित्व भी कितने होंगे बच्चों? 3.5 होंगे। अब दायित्व को मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने मोटे तौर पर उसको 2 भागों में बांट दिया, एक लेनदार और एक पूंजी। तो अब यहाँ दिख रहे हैं लेनदार कितने के हैं? 1,30,000 के। अपने को पूंजी की रकम ज्ञात करना है, पूंजी बताना है। तो अब सिंपल ही तौर पर, मौखिक तौर से मैं आपसे पूछूं तो कुल संपत्ति 3.5 की हैं और दायित्व, अपने दायित्व में लेनदार 1,30,000 के हैं। तो 3,50,000 में से हम 1,30,000 घटाएंगे तो पूंजी की रकम हमारी 1,20,000 आ जाएगी। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, ये देखिए, ये तो प्रश्न है। बट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कुल संपत्तियाँ जो है कुल दायित्व के बराबर, कुल संपत्तियों का मान दिया है और दायित्व को 2 भागों में विभाजित कर दिया हमने मोटे तौर पर, एक लेनदार और एक पूंजी। दोनों ही दायित्व, सामूहिक रूप से दोनों को दायित्व बोलेंगे। लेनदार भी दायित्व होते हैं और पूंजी भी व्यापार का दायित्व होता है। अब बच्चों जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आगे चल के आपको बार बार आएंगी और उनके आधार पर निकलेंगी। अब संपत्तियों का आशय क्या होता है ये मैंने बता दिया, लेनदार कौन होते हैं ये बता दिया, पूंजी क्या होती है इसका आशय भी मैंने बता दिया है, दोनों क्यों बराबर होते हैं, कैसे बराबर होते हैं, वो अपन आप देखेंगे। देखिए अब इस सवाल को मैंने कैसे हल किया ये देखिए आप, ये फार्मूला लिखा मैंने, ये लेखांकन समीकरण का फार्मूला है, कुल संपत्तियाँ बराबर कुल दायित्व। या इसको दूसरे रूप में लिखना है तो कुल संपत्तियाँ बराबर
लेनदार ये दायित्व है, लेनदार शब्द ही लिखें कोई दिक्कत नहीं है समझाने के लिए, ये भी दायित्व है और ये भी दायित्व है, दोनों ही दायित्व प्लस पूंजी। इसके मैंने 2 भाग कर दिए, क्योंकि इसके 2 भाग करने का मेरा उद्देश्य यह है कि इसमें से एक भाग ये दिया है और एक भाग ये ज्ञात करना है। अब प्रश्न के हिसाब से अपन ने कुल संपत्तियाँ और लेनदार, ये कुल संपत्तियाँ दी है, लेनदार दिए, पूंजी नहीं दी। अब अपन क्या माने, माना कि पूंजी को x मान लीजिए, गणितीय भाषा में जाते हैं अपन, गणित का भी सहारा लेंगे, समीकरण है तो गणित हो ही गया। तो सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, पूंजी बराबर कुल संपत्तियाँ माइनस लेनदार हो जाएगा। सूत्र यदि अपन बनाएंगे तो पूंजी में से पूंजी बराबर कुल संपत्तियों से यदि लेनदार घटा दें तो आपकी पूंजी आ जाएगी। कुल संपत्तियाँ 3.5 लाख हैं और लेनदार 1,20,000 है, घटाएंगे तो 1,20,000। ये इसका उत्तर हो गया। अब आपको बेसिक तौर पर बात समझ में आ गई होगी कि मोटे तौर पर इसमें 3 चीज़ें होंगी, 3 में से 2 देने पर अपन तीसरी चीज़ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को समझाने की दृष्टि से बात करूँगी, प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर तो कंप्लीट हो गया है, अभी ये मैंने बता दिया है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ ये 3 चीज़ें हैं, कुल संपत्तियाँ, लेनदार और पूंजी है। अब लेनदार 1,30,000 के हैं, पूंजी 1,20,000 की, दोनों को जोड़ें तो 3,50,000। मैं आपसे पूछूं कुल संपत्तियाँ बताओ, तो आप जानते हैं जब कुल दायित्व 3.5 के हैं तो कुल संपत्तियाँ भी 3.5 के। तो कई तरह से इनमें से कोई एक मान हटा दीजिए, 2 मान रख लीजिए, 2 मान के आधार पर हम तीसरा मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेनदार पूछूं तो क्या सूत्र हो जाएगा बच्चों, लेनदार बराबर कुल संपत्तियाँ माइनस पूंजी हो जाएगा। कुल संपत्तियाँ पूछूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, कुल संपत्तियाँ बराबर लेनदार धन पूंजी हो जाएगा। ऐसे इसको आपको करना है। अब ये बेस चीज़ तैयार हो गई। अब व्यापार में कोई भी व्यापारिक घटना घटित होगी तो उतनी राशि इसमें जुड़ेगी या घटेगी, लेकिन ये दोनों इक्वल चलेंगे हमेशा, दोनों का मान हमेशा बराबर आएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न क्या दिया है आपका, इन सूचनाओं से आपको संपत्तियों की राशि की गणना करना है। तो आपको ये बात दिमाग में आ जाना चाहिए, संपत्तियों की राशि गणना करना है आपको, अर्थात आपको कौन सा वाला सूत्र लगाना है, कुल संपत्तियां बराबर कुल दायित्व वाला सूत्र। जब संपत्तियों की गणना यदि वो कोई पूछ रहा है तो 100% प्रश्न में कुल दायित्व दिए होंगे। यदि इन सब का मान दिया है तो हम जानते हैं ये अपने आप निकल आएगा। तो यही प्रश्न में है, देखो पूंजी व्यापार का दायित्व है, व्यापारिक लेनदार व्यापार का दायित्व है, व्यय हेतु लेनदार ये भी है। लेनदारों के 2 भाग कर दिए, एक माल के लिए लेनदार हो गए और एक खर्च के लिए लेनदार हो गए, दोनों को लेनदार ही पुकारेंगे। लेनदार मोटे तौर पर 1 लाख के हो गए। और बैंक अधिविकर्ष भी व्यापार का एक दायित्व होता है। बैंक अधिविकर्ष एक तरह का बैंक से लिया हुआ अल्पकालिक ऋण होता है जो बैंक को हमें दौर। ये चारों मदें व्यापार का दायित्व हैं, चारों को जोड़ देंगे तो कुल दायित्व हो जाएगा। मौखिक तौर पर सवाल को हल करूँ तो इसका जोड़ 6 लाख आ रहा है, तो 6 ही दायित्व की मद हैं, क्योंकि संपत्तियों की विषय में उसने पूछा है। तो जब संपत्तियों के विषय में यदि पूछ रहा है तो आपकी हमेशा 100% दायित्व यहाँ होने चाहिए, और धीरे धीरे करके आपको ये पहचानना भी सीखना है। पूंजी मैं पूछूं कि संपत्ति है दायित्व, आप दायित्व लिखेंगे, लेनदार दायित्व होते हैं, धीरे धीरे करके आप सीखेंगे और ये सब आपको याद हो जाएगा। पूंजी व्यापार का दायित्व होती है, लेनदार व्यापार का दायित्व होते हैं। बैंक अधिविकर्ष की परिभाषा है कि ये अल्पकाल के लिए बैंक अपने अच्छे ग्राहकों को एक ऋण सुविधा देती है, वो बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये व्यापार को देना होता है, अर्थात ये चारों मदें इंडिविजुअल नाम से, व्यक्तिगत इनके नाम है, पूंजी, लेनदार और बैंक अधिविकर्ष, और सारे चारों को एक नाम से पुकारूँ तो दायित्व कहेंगे। सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या लगेगा, कुल संपत्तियाँ बराबर कुल दायित्व, ये सूत्र होता है, हमेशा याद रखेंगे। माना कि कुल संपत्तियाँ कितनी हैं, x हैं, तो कुल संपत्तियाँ x मान लिया अपन ने। अब दायित्व कौन कौन से दिए, पूंजी 4 लाख के, लेनदार दोनों जोड़ दिए। लेनदार 2 तरह के लिखिए, एक व्यापार के लिए, एक व्यय के लिए, तो 1 लाख हो गए। बैंक अधिविकर्ष कितने का है, 1 लाख का है। तीनों का जोड़ कितना हो गया, 6 लाख। तो 6 लाख के दायित्व संपत्तियाँ भी 6 लाख की। ये उत्तर हो गया, इतना छोटा सा है। अगला प्रश्न देखिए आप, ये व्यवहार दिए हैं, विश्लेषण दिए हैं, इससे अपने को लेखांकन समीकरण बनाना है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं।
दो सौदे दिए हैं यहाँ पर। देखो, नियम नाम का एक व्यक्ति है, इसने 2 लाख रुपए नकदी से व्यापार आरंभ किया और वंशिका से 50,000 रुपये का माल खरीदा। तो बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सौदा कहलाता है, इसको लेन देन बोलते हैं। अकाउंटिंग की भाषा में ये लेन देन है, सौदा है, ट्रांजैक्शन है, व्यवहार है। ये 2 सौदे हैं। इन दोनों सौदों के आधार पर आपको लेखांकन समीकरण तैयार करना है। अर्थात इसमें ये बताना है कि संपत्ति कौन कितनी है और दायित्व कितने हैं। उनके अलग अलग नाम भी बताना है और योग करके भी बताना है। तो अब इसको कैसे पहचानती है, ये देखिए। मैंने आपको पहचानना बताया। पहला सौदा, नियम नाम का कोई व्यक्ति है, व्यापारी है, इसने 2 लाख रुपये नगद लगाकर व्यापार आरंभ। तो बच्चों, मैं आपको पहचानना आप बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। अब आप सीख रहे हैं, सीख रहे हैं तो मतलब आपको किसी भी सौदे में जब नगद शब्द आ जाए तो 100% एक रोकड़ नाम की संपत्ति होगी, रोकड़ व्यापार की संपत्ति होगी। इस पहले वाले लेन देन में रोकड़ है एक। तो रोकड़ कब होगी, जब भी कोई भी लेन देन नकदी होगा, किसी को नगद पैसा दें, किसी से नगद पैसा लें, बैंक में नगद पैसा जमा करें, निकालें, कहीं से भी नगद पैसा आए जाए, कोई चीज़ खरीदें या बेचें और नगद शब्द आ गया तो 100% एक रोकड़ नाम की संपत्ति होगी। ये पहचान लिया आप, ठीक है। आंख बंद करके आप बिल्कुल बोल देना कि इसमें एक रोकड़ शब्द है, नगद जहाँ शब्द आ गया है, ये पहचाना है। क्योंकि आपने जब पहला अध्याय पढ़ा था तो वहाँ लेखांकन के मैंने चरण बताए थे। तो सबसे पहले अपन सौदे को पहचानते हैं, यही पहचानना कहलाता है। फिर जब भी व्यापार आरंभ होगा तो इसमें एक पूंजी होती है, क्योंकि व्यापारी जब व्यापार आरंभ करता है तो जो पैसा व्यापार में लगाता है उसको हम पूंजी के नाम से जानते हैं। अब चूँकि बच्चों, रोकड़ क्या हो गई, आपकी संपत्ति हो गई, और पूंजी क्या हो गया, दायित्व हो गया। रोकड़ कितने की है, 2 लाख की, और पूंजी कितने की है, 2 लाख। कुल संपत्ति कुल दायित्व के बराबर होगी। अब इसको कैसे लिखेंगे आगे बताऊंगा, अभी आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। 2 लाख रुपए नगद लगा करके व्यापार आरंभ किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे कि एक संपत्ति कौन सी है और एक दायित्व कौन सा है, और उनके व्यक्तिगत नाम क्या है, इंडिविजुअल नाम क्या है। तो रोकड़ है 2 लाख और पूंजी है 2 लाख। रोकड़ कब होगी, जब कोई भी सौदा नगद होगा तो रोकड़ होगी हमेशा, और पूंजी कब होगी, जब भी व्यापारी व्यापार आरंभ करेगा तो हमेशा पूंजी होगी। ये पहचानने का तरीका। पूंजी हमेशा एक ही बार होती है जब व्यापार आरंभ हो। अब दूसरे में वंशिका से 50,000 का माल खरीदा है। तो अब वंशिका, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं व्यक्ति, उनको वंशिका तो उसका व्यक्तिगत नाम है, लेकिन लेखांकन के रूप में इसको अपन लेनदार बोलेंगे। जिससे हम उधार माल खरीदते हैं वो कौन होता है, लेनदार। उधार सौदे की पहचान होती है बच्चों, जब भी हम कोई माल खरीदें या कोई चीज़ खरीदें, कोई चीज़ बेचें और उसमें व्यक्ति का नाम दिया है तो सौदा उसको उधार मानते हैं। उधार लिखा भी है यहाँ पर, नहीं भी लिखा होता तो व्यक्ति का नाम देने पर कोई भी चीज़ हम उधार खरीदें, सुने ध्यान से इसको, कोई भी चीज़ हम खरीदें, कोई भी चीज़ बेचें या माल उधार खरीदें, माल खरीदें और बेचें, और जब नाम दिया है तो उस सौदे को हम उधार की श्रेणी में रखते हैं। तो उधार की श्रेणी मतलब व्यक्ति, जिससे हम खरीदेंगे, व्यक्ति या संस्था होगी, और इसको अकाउंटिंग की भाषा में हम लेनदार या देनदार, खरीदते हैं तो लेनदार, बेचते हैं तो देनदार आ जाएगा। तो वंशिका एक लेनदार है, ये क्लियर हो गया। अब जब माल हम खरीदते और बेचते हैं तो लेखांकन समीकरण में इसको स्टॉक के नाम से जानते हैं। वैसे खरीदते हैं तो क्रय बोलते हैं और बेचते हैं तो विक्रय बोलते हैं, लेकिन समीकरण तैयार करते समय स्टॉक। तो लेनदार एक दायित्व हो गया 50,000 का, जो वंशिका है, और स्टॉक आपका संपत्ति हो गई। अब देखो, उसको मैंने समझाया है। नियम ने 2 लाख रुपए का नगद लगा करके व्यापार आरंभ किया। तो इस सौदे में 2 खाते प्रभावित होंगे। सबसे पहले लेखांकन काम करने से पहले आपको ये काम करना होगा। आप हर सौदे में ये ढूंढेंगे कि इसमें कौन कौन से 2 खाते हैं। तो रोकड़ कब होगी बच्चों, जब नगद शब्द होगी। रोकड़ क्या होती है, लेखांकन के हिसाब से संपत्ति होती है। लेखांकन समीकरण के हिसाब से रोकड़ को संपत्ति मानते हैं। पूंजी कब होती है, जब व्यापार आरंभ करते हैं। पूंजी व्यापार का क्या होती है, दायित्व होती है। तो इसका व्यक्तिगत नाम रोकड़ है, लेकिन सामूहिक रूप से व्यापार की लेखांकन समीकरण के हिसाब से संपत्ति है। और ये पूंजी है व्यक्तिगत, और ये दायित्व कहलाता। दोनों को पहचान लिया। अब समीकरण बनाते समय मैं संपत्ति साइड रोकड़ शब्द लिखूंगा और दायित्व साइड पूंजी शब्द लिखूंगा, क्योंकि मैंने पहचान लिए। तो इस सवाल को हल करने से पहले ये काम आपको करना होगा कि इसमें कौन संपत्ति है और कौन
दायित्व है, तभी वो समीकरण तैयार हो पाएगा। वो कैसे होगा वो तो अभी मैं आपको पहचानना बता रहा हूँ। पहले मैंने मौखिक तौर से बोला, अब आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले में देखिए आप, इसमें भी दो खाते प्रभावित हुए। एक स्टॉक है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेखांकन समीकरण में हम माल खरीदेंगे और बेचेंगे तो स्टॉक के नाम से उसको जानेंगे। स्टॉक स्कंद या रहतिया के नाम से स्टॉक संपत्ति होती है। लेनदार कौन है? वंशिका है। यहाँ वंशिका ना लेकर के इसको लेनदार शब्द यूज किया जाएगा। और ये दायित्व है। तो अब बच्चों इसमें दो संपत्तियाँ हो गई और दो दायित्व हो गए। संपत्तियाँ कौन कौन सी हो गई? रोकड़ और स्टॉक। देखिए, रोकड़ और ये स्टॉक, दो संपत्ति हो गई। दो दायित्व कौन कौन से हो गए? पूंजी, ये देखो पूंजी, और वंशिका अर्थात लेनदार। तो दो दायित्व में दो, बट दोनों के योग कैसे बराबर आएंगे? अब इसको समीकरण के रूप में कैसे? अब लेखांकन समीकरण बच्चों ऐसे बनाया जाता है। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, लेखांकन समीकरण ऐसे है। फिर लाइन खींच लीजिए। ये जो कॉलम है सौदा का कहलाएगा, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, इसमें हमें सौदा लिखना होगा। फिर हमने यहाँ संपत्तियाँ बराबर दायित्व लिख लिया, जो पहले मैं बता चुका हूँ। लेखांकन समीकरण हमेशा क्या बताता? संपत्तियाँ बराबर दायित्व। अब इसमें संपत्तियाँ कौन कौन सी आई प्रश्न के हिसाब से, पहले हम उनके नाम लिख लेते, पहले ही नाम लिख लेते। एक रोकड़ आ रही है और एक स्टॉक आ रहा है, दोनों को लिख लिए मैंने संपत्तियों में। दायित्व कौन कौन से आ रहे हैं बच्चों? एक लेनदार आ रहा है और एक पूंजी आ रही है। ये काम लेखांकन समीकरण हेडिंग हो गई। प्रारूप कैसे बनेगा? ये वाला जो कॉलम है ये थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ तक प्रश्न के हिसाब से आप तय कर लेंगे। और संपत्तियाँ प्रश्न के हिसाब से कौन कौन सी आई उनके नाम लिख देंगे, पहले ही लिख लेंगे हम। प्रश्न में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो सारे प्रश्न के हिसाब से हम संपत्ति, बट एक संपत्ति को एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। रोकड़ कई बार आ सकती है, तो रोकड़ सब एक ही बार आएगा। कई बार हम माल खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, स्टॉक एक ही बार आएगा। कई बार हम उधार खरीद सकते हैं, तो लेनदार एक ही बार आएगा। पूंजी व्यापार में सामान्यतः व्यापार प्रारंभ करते समय लगाई जाती है, लेकिन बीच में भी व्यापार में पूंजी लगाई जा सकती है। एक ही बार है, एक संपत्ति, एक दायित्व एक ही बार लिखा जाएगा। हम उसी में जोड़ना घटाना करेंगे। ये लिखा गया। अब पहला सौदा है मेरा, नकदी से व्यापार आरंभ किया। इसको मैं संक्षेप में लिखूंगा, जो प्रश्न में लिखा ना उसी को संक्षेप में लिखना कहलाता है। या नहीं है तो आप पूरा का पूरा प्रश्न उतार दीजिए, जो प्रश्न में लिखा है कि नियम ने नकदी से व्यापार आरंभ किया। तो नकदी से व्यापार आरंभ किया, तो यहाँ बच्चों रोकड़ आई आपकी। रोकड़ कितनी आई? 2 लाख रुपये, तो मैंने रोकड़ में लिख दिया। अभी इसमें लेन देन में स्टॉक नहीं आया, तो यहाँ स्टॉक कितना है मेरा? 0 है, 0 लिख दूंगा। और रोकड़ के बदले साथ साथ कौन सा दायित्व आया मेरे साथ? 2 लाख की पूंजी आई। लेनदार अभी कुछ नहीं हुए। इस सौदे के हिसाब से मेरा एक प्रभाव रोकड़ पर पड़ रहा है। रोकड़ जो मेरे पास व्यापार शुरू करने से पहले शून्य थी, वो बढ़कर कितनी हो गई? 2 लाख रुपये हो गई। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अभी जब मैंने व्यापार आरंभ किया था तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था, रोकड़ मेरे पास शून्य थी, लेकिन व्यापार आरंभ करने पर मेरे पास सीधे सीधे 2 लाख रुपये रोकड़ के आ गए। तो मैंने 0 में 2 जोड़ दिए, 2 लाख हो गए। अभी मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, तो मैंने शून्य लिख दिया। अभी मैंने किसी से उधार कोई चीज़ नहीं ली, तो लेनदार शून्य लिख दिया। बट अगले प्रश्न के हिसाब से ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, इसलिए इनको मैंने पहले नाम लिख दिया गया। पूंजी मेरे पास पहले शून्य थी, जो बढ़कर कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। तो अभी आप देख रहे हैं दोनों पक्षों का जोड़ देखो बच्चों, 2 लाख आ रहा है। कुल संपत्तियाँ कुल दायित्व के बराबर आ रही हैं। संपत्तियों में हमें रोकड़ है हमारे सामने इंडिविजुअल रूप से, पूंजी ऐसे इसको लिखा जाएगा। अब बच्चों जो भी कुछ करना है हमें को, ये संपत्तियाँ दायित्व जो हमने लिखी हैं, यदि इसमें कोई चीज़ आए तो जोड़ देंगे और जाए तो इसमें से घटा देंगे। सीधा सा नियम है। रोकड़ यदि आएगी तो इसमें रोकड़ में जोड़ देंगे और जाएगी तो इसको घटा देंगे। ऐसे ही लेनदार कोई बढ़ेंगे तो उसको जोड़ देंगे और भुगतान करेंगे तो घटा देंगे। पूंजी में यदि कोई वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे और जाएगी तो घटा देंगे। ये यहाँ से बेसिक चीज़ शुरू हुई। इसी को लेखांकन समीकरण कहते हैं। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यही लेखांकन समीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहले सौदे से क्या लेखांकन समीकरण बना अपना? रोकड़ बराबर पूंजी। रोकड़ कौन है? संपत्ति है। पूंजी कौन है? दायित्व। पहला कोई भी सौदा बना तो ये समीकरण आपके सामने। अब जैसे जैसे सौदों की संख्या बढ़ती जाएगी, समीकरण की राशियों में परिवर्तन होता जाएगा, बट कुल संपत्ति कुल दायित्व के बराबर होंगी। ये मज़ेदार चीज़ रहेगी। इसी को दोहरा लेखा बोलते हैं। दोहरा लेखा का जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है।
और यही कारण है कि संपत्तियों का योग दायित्व के योग के बराबर होता है। लास्ट में जिसको हम चिट्ठे के रूप में जानते हैं, बैलेंस शीट के रूप में देखेंगे। जब बैलेंस शीट हमने थ्योरी विभाग में आपको पढ़ाया था, तो जो चिट्ठा जो हमने बनाया था आपको, चिट्ठे में दायित्व और संपत्ति पक्ष होते हैं, तो दायित्वों का योग संपत्तियों के बराबर है, संपत्तियों का योग दायित्वों के बराबर होता है। उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा, जब भी आप माल खरीदेंगे तो स्टॉक में जुड़ेगा और बेचेंगे तो घटेगा। नियम समझें, जब भी माल खरीदेंगे तो क्या करेंगे, स्टॉक में जोड़ेंगे और बेचेंगे तो घटाएंगे। अभी मैंने स्टॉक पहले मेरे पास कितने का था बच्चों, 0 था, और 50,000 का खरीद दिया मैंने, जोड़ा तो कितना हो गया जी, 50,000। लेनदार, अभी मैंने किसी से उधार नहीं खरीदा था, लेकिन ये मैंने 50,000 का खरीदा तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। ये समीकरण बन गया। अभी रोकड़ ना आई ना गई, इसलिए इसको मैंने जों का तो लिख दिया। यदि कहीं रोकड़ जाती तो घटा देता और आती तो जोड़ देता। पहले वाले समीकरण में हमें ये ध्यान रखना है, पहले वाली राशियों में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इनमें से कोई चीज़ जा तो या आ तो नहीं रही। यदि रोकड़ किसी को हम देंगे तो रोकड़ जाएगी तो उतनी घटा देंगे, और रोकड़ आएगी तो जोड़ देंगे। अब वो कैसे होगा आगे के प्रश्नों में मैं आपको बताऊँ। तो पहला समीकरण जो था वो 2 लाख और 2 लाख का था। दूसरा समीकरण आपका कैसे बन गया, 2 लाख धन 50,000 मतलब 2.5 लाख, और दायित्व पक्ष में 50,000 धन 2 लाख बराबर 2.5 लाख। आप यहाँ देख रहे हैं जोड़ लगाया तो संपत्तियों का जोड़ भी 2.5 लाख आ रहा है और दायित्वों का जोड़ भी 2.5 लाख। इसी को बच्चों लेखांकन समीकरण के नाम से जानते हैं। अब ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि कोई भी सौदा होगा, कोई भी लेन देन, उनको सौदा बोलते हैं बच्चों, सौदा, लेन देन, ट्रांजैक्शन व्यापार के नाम से जानते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप ढूंढेंगे कि उसमें कौन सी एक संपत्ति है और कौन एक दायित्व, और उनका व्यक्तिगत नाम भी ढूंढना है। रोकड़ पहचानना मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई भी सौदा होगा और वो नगद है तो एक हमेशा 100% रोकड़ होगा। समीकरण में स्टॉक कब होगा, जब भी हम माल खरीदेंगे या बेचेंगे तब स्टॉक। लेनदार कब होंगे, जब हम उधार माल खरीदेंगे या उधार कोई चीज़ खरीदेंगे तब, या लेनदारों को भुगतान करेंगे तब। पूंजी कब होती है, जब भी व्यापार आरंभ होता है तब व्यापारी जो पैसा लगाता है उसको पूंजी कहते हैं। कभी कभी बीच में भी पूंजी लगाई जाती है तो वो फिर देखेंगे उसके लिए। अब एक बात यह कि व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है, कमी होती है, पूंजी में कमी होती है। ये लेखांकन समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों अब आप फेयर कापी तैयार कर लीजिए और तैयार हो जाइए। ये आपकी किताब के ही सवाल हैं और इनको पहले आप समझ लें अच्छे से, फिर इसको आप रफ कापी पर उतार लें। उतारने के बाद फिर फेयर कापी पर इसका समस्या होने पर व्यक्तिगत रूप से कॉल करके संपर्क करें। आज के लिए इतना ही, अगले समीकरण के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।